नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। कल मैंने आपको अच्छे से स्ट्रेटजी बताई थी कि जिन भी भाइयों का बहनों का आगे एएलपी का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम है, उसमें जितने भी साइंस के प्रश्न हैं आपको उसमें फुल नंबर लाना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है आजकल के ज़माने में। तो हमने क्या किया है, आपके लिए एक टारगेट सीरीज लाया है। आज इसका डे 2 है, कल इसका ऑलरेडी एक डे हो चुका, मतलब एक सेशन इसका हो चुका है, जिसमें से हमने टॉप 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो आज पूरा मिक्स पैटर्न चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से पूरा इसमें मिक्स पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को जुड़िए। जिस तरह से 25 मैराथन का स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मैंने रिव्यूज़ भी डाले थे टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर डाले थे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो 25 मैराथन मैंने ग्रुप डी के लिए चलाया था, हालांकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसका। ठीक है, तो उसी को देखते हुए, उसी के आधार पर हमने एलपी टेक्नीशियन जेईई वालों के लिए साइंस का ये टारगेट सीरीज चलाया है। जो इस टारगेट सीरीज को पूरा एकदम शुरू से देख लेगा, समझिए एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है ना। कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय यानी कि रिंग बनाने की सुविधा देता है। देखिए, आपको कार्बन का बारे में पता हो, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन की जब परमाणु संख्या 6 होती है, अगर इसका हम संरचना सूत्र लिखें, मतलब कि अगर इसका हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर लिखें इसका, तो इसके बाहरी कोश में जो है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इसका, तो 2 है तो कोमा 4, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि कार्बन के जो बाह्यतम सेल है, आउटर मोस्ट सेल जो कार्बन का है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, ये इसके समझिए कि कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि किसी भी परमाणु के जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन का, सॉरी गलत हो गया, क्या लास्ट वाला आपका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और ये वाला आपका कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो चारों इलेक्ट्रॉन जो आपके कार्बन के हैं, ये क्या करते हैं, 4 बॉन्ड अलग से बनाना चाहते हैं। क्योंकि भाई कोई भी परमाणु या तत्व क्या चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। क्या चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। और अगर कोई भी परमाणु या तत्व अस्थाई होना चाह रहा है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो जो तत्व है वो अस्थाई हो सकता है। तो कार्बन के बाह्यतम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो अगर इसको 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये पूर्णतः अस्थाई हो जाएगा, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाने में सक्षम है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड किसी से बनाएगा ये, तब ना इसको मिलेगा। तो 4 बॉन्ड यानी कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए इसको बॉन्ड बनाने के लिए। तो बॉन्ड बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, तभी इसके पास 8 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि टेट्रावैलेंसी बनाने की क्षमता रखता है, चतुःसंयोजकता। तो कार्बन क्या रखता है, चतुःसंयोजकता बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग चेन से कार्बन क्या करता है कि बहुत सारे ये श्रृंखला बना सकता है। क्या करता है ये आपके बहुत सारे श्रृंखला जो इस तरह से बना सकता है। तो क्यों भाई, क्योंकि इसके पास टेट्रावैलेंसी चतुःसंयुक्त है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे नहीं समझ रहे, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। लंबी श्रृंखला और वलय, वलय का मतलब क्या, रिंग। कार्बन तो रिंग के फॉर्म में रहते कि नहीं। जैसे आपने सुना होगा साइक्लो सुना होगा, साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग होता है। साइक्लो इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से देखा कि नहीं देखा है, अरे इस तरह से देखा कि नहीं, कार्बन, ये सारे आपके यहाँ पर कार्बन रहते हैं, सारे आपको क्या रहते हैं यहाँ पर, कार्बन रहते हैं। यानी कि कार्बन जो आपके हैं वलय भी बना सकता है, श्रृंखला भी बना सकता है, शाखा ब्रांचेस भी बना सकते हैं। तो ये सब जो हो पाता है, क्यों हो पाता है, क्योंकि भाई इसके पास जो है टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी मतलब चतुःसंयुक्ता इसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें कि आखिर कार्बन जो है इसका कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये लॉन्ग चेन बना सकता है, मतलब कुछ इस तरह से ये लॉन्ग चेन बहुत सारे यौगिक के साथ जुड़ सकता है और वलय बना सकता है, इस तरह से ये वलय आपका बना सकता है। तो ये सब कैसे संभव है, क्योंकि इसको जो है बहु आबंध बनाने की क्षमता है, यानी कि एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास लास्ट में 4 बैलेंस है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है।
सहसंयोजक आबंध बनाने की क्षमता मान चलिए देखिए, सहसंयोजक आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है कि पार्टनरशिप से बने बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जो है केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से बताया था, जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड तीनों बहुत डिटेल में पढ़ाया था। हो सके मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अगर आपको मान चलिए कि दिक्कत होता है। और एक बात मैं बता देता हूँ और आपको, अगर आप साइंस बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा चाहते हैं कि हमको एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना ना पड़े, जिससे हमारा जो है मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ने का झंझट खत्म हो जाए, ऐसे ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि रेलवे, अगर आप सोच रहे हैं रेलवे की तैयारी आगे करने की, इस वैकेंसी में सपोज है आपका तैयारी अच्छा नहीं है, नहीं होगा आगे वाली वैकेंसी, क्योंकि रेलवे हर बार अब वैकेंसी दे रहा है, एकदम फिक्स है। ग्रुप डी का आ गया है, उसके लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, फिर टेक्नीशियन आएगा उसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम आपका हो गया, इसमें साइंस आता है, आरआरबी जेई आपका हो गया है ना, एएलपी टेक्नीशियन का आगे मतलब नेक्स्ट वैकेंसी का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ओनली फीस भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम फीस है, और जो टीचर 799 और 1000 रुपये में कोर्स देते हैं उससे सारा बेटर आपको यहाँ मिलेगा। मतलब समझिए वो कंटेंट आपको मात्र 99 रुपये में मिल जा रहा है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा साथियों, ज़्यादा इसमें क्लास नहीं हुआ, आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ले लेना। और इसी तरह एक और भी है हमारा, और अगर आपका रीजनिंग भी कमजोर है, रीजनिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कम समय में, है ना, बहुत सारे टीचर एक चैप्टर के एकदम 10-10 वीडियो 20-20 वीडियो बनाते हैं, जिससे उसका कोई मतलब नहीं बनता, समय आपका बर्बादी होता है, ठीक है ना। आपको कम समय में यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग आप जुड़ सकते हैं मात्र 49 रुपये में, कंप्लीट आप जुड़ सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ये लोगो दिख रहा होगा, एप्लीकेशन सर्च करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ क्लिक करिए, डायरेक्ट आपका डाउनलोड प्ले स्टोर पर चला जाएगा, या टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं राजकुमार सर, तो वहाँ से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं आसानी से, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा बहु आबंध बनाने की क्षमता। बहु आबंध यानी कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, तभी ये क्या करता है, क्योंकि मल्टीपल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सभी के पास क्या होते हैं, इसका देखिए 4 कार्बन है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, हमने बोला ना कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, क्यों, क्योंकि भाई उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर के कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन है, चतुसंयोजक बंध वो बना सकता है। और जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है साझेदारी से बनाता है बॉन्ड, किससे, साझेदारी से, यानी कि जिसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वपरागन यानी कि जिसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संभव होता है। अच्छा मैं बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके कोई अपने से नहीं, ये सारे PYQ क्वेश्चन है भाई, ये सारे PYQ क्वेश्चन जो कि आरआरबी जेई में पूछे, आरआरबी जेई टेक्नीशियन ALP में पूछे गए, ठीक है। तो हल्के में मत लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब किसमें संभव होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि परागन क्या होता है। देखिए परागन का मतलब हुआ कि जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये आपकी हो गई मादा वाला पार्ट, फूल जो होता है ना, फूल जो होता है मेरे भाई, फूल में 2 पार्ट होते हैं। जिस तरह से मनुष्य में जब पुरुष और महिला मिलते हैं उसके शारीरिक संबंध से क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है, उसी तरह फूल में भी क्या होते हैं, पुरुष होता है और महिला होता है। पुरुष में भी क्या होता है, मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। दोनों के मिलने से, क्रिया होने से, आगे निषेचन होने से एक बच्चे का निर्माण होता है। उस बच्चे का नाम क्या होता है, फल। समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह से फूल में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, और हम लोग मनुष्य जंतु में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 जनक की आवश्यकता हो। 2 जनक मतलब जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, तो इसमें 2 जनक चाहिए, एक चाहिए पुरुष, एक चाहिए महिला। उसी तरह फूल में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, यानी कि फूल में भी एक पुरुष चाहिए, एक महिला चाहिए। तो फूल में क्या होता है मेरे भाई कि फूल वाला पार्ट जो होता है, फूल में जो मादा पार्ट होता है, मादा पार्ट को बोलते हैं स्त्री केसर। फूल में जो मादा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है ना। और जो फूल में जो पुरुष वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। तो अगर पूछ ले कि फूल में जो पुरुष है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका पुंकेसर, और फूल में जो महिला है उसका नाम क्या है, स्त्री केसर। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा भाई, एक बच्चा बनेगा जिसका नाम फल रहेगा। तो होता कैसे मेरे भाई कि स्त्री केसर जो होता है ना मेरे भाई, स्त्री केसर का भी अलग अलग पार्ट होता है। स्त्री केसर का भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट होता है। 1 मिनट जरा। तो फूल के डायग्राम से अगर मैं समझाऊं, तो अगर आप फूल का डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी बोलने में थोड़ा सा
भक्षका जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं ना, कोई बात नहीं, समझिए यहाँ ध्यान से। देखिए ये आपका फूल है, इस फूल में देखिए इसके सारे पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं अंड यानी ओव्यूल कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ गोल वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं मेरे भाई, ओवम कहते हैं। ये आप अंडाणु या अंडकोश का बोल लीजिए, ठीक है ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ परागन क्या होता है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, परागन यानी कि पोलिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। और परागन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपरागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, और एक होता है पर परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन। दोनों समझाऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से उठ के ये आया, कहाँ से उठ के ये आया। तो ये जो सेल्फ पोलिनेशन है मेरे भाई, मतलब पुरुष वाला देखिए पार्ट इसमें कहाँ है, इसमें देखिए आपकी पुरुष वाला पार्ट कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि पुरुष वाला पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब पुरुष वाला पार्ट है। ये सब क्या है, पुरुष वाला पार्ट है। तो पुरुष वाले पार्ट में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, पुरुष वाले पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैंने गोल किया, इसको घेरा लगाया है, वो पुरुष वाला पार्ट है। उसका नाम है साथियों, क्या पता है, इसका नाम है आपका, इसका नाम है आपका क्या, इसका नाम है आपका परागकोश। क्या नाम है इसका, परागकोश नाम है। इसका नाम क्या है, परागकोश नाम है, ठीक है ना। और पुरुष वाला दो पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या है, पूरा पार्ट पुरुष का है। पूरा पार्ट देखिए यहाँ पर, देखिए दिया भी हुआ है, देखिए मतलब एक ही चीज़ है यहाँ पर दिया हुआ है। तो तेरे बता देता हूँ, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट पुरुष का पार्ट है, पुरुष वाले पार्ट। इसका नाम क्या था, अभी जस्ट बताए थे, पुंकेसर। इसका पूरा नाम क्या था, पुंकेसर। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है पूरा पुरुष का पार्ट है, तो इसका बीच वाला पार्ट को तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु या पुतंतु, फिलामेंट जो बोलिए, और ऊपर वाला पार्ट परागकोश बोलते हैं। इसी परागकोश में क्या होता है, इसी परागकोश में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। इसी परागकोश में, अगर मैं इसको पूरा यहाँ साइड में निकाल के दिखाऊँ, ये समझिए गोल आपका परागकोश है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पराग कण। जिसको क्या बोलते हैं, इस छोटे छोटे कण को हम बोलते हैं पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कण। जिस तरह से पुरुष में, जिस तरह से मनुष्य के पुरुष में क्या होता है, क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। टेस्टिस में क्या निकलता है आपका, टेस्टिस में शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से निकलता है। उसी तरह फूल में जो पुरुष वाला पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर के पराग कोश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पराग कण। जिस तरह से पुरुष के वृषण में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसी तरह फूल में जो पुरुष वाला पार्ट होता है, उसके पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। यानी कि पुरुष में वृषण के बदले फूल में पुरुष का क्या हो गया पराग कोश। बात क्लियर है क्या। तो अब ये पराग कण कहाँ जाएगा उठ के, ये पराग कण जो है उठ के चला जाता है मादा के पास। भाई पुरुष का शुक्राणु मादा के आपके अंडाणु के पास जाएगा, तभी ना बच्चा पैदा होगा भाई, सीधी सी बात है। तो वहीं यहाँ पर है। तो ये परागकण जो पुरुष वाला पार्ट है, ये आपके मादा के जो स्त्री केसर है, मादा के स्त्री केसर वाले पार्ट में जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, नया फूल का निर्माण होगा, निषेचन होगा। देखिए कैसे होता है। अब जरा हम मादा वाला पार्ट का गौर करते हैं। मादा वाला पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको बीच वाला पार्ट, ये पूरा आपका मादा है। मैं अलग कर ले लेता हूँ। ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका है मादा का पार्ट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पूरा मादा वाला पार्ट, ठीक है। ये मादा का पार्ट है। तो मादा का भी 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा। और जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को वर्तिका बोलते हैं। और यहाँ जो गोल वाला पार्ट है, एकदम फूला हुआ उभरा हुआ गोल वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अंडाशय। इसी में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। बीजांड में क्या होते हैं आपके, मतलब बीजांड में आपके छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, बीजांड कोशिका या अंड कोशिका इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, मतलब बेसिकली इसी में जो है आएगा, इसी में फल का निर्माण होगा। इसी अंडाशय में क्या होगा, फल का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या बताया कि भाई पुरुष का, जैसे मनुष्य में पुरुष का जो स्पर्म पार्ट है वो किस में चला जाएगा, वो जाएगा आपका किस में जाएगा, मादा के स्त्री केसर वाले पार्ट में, तभी नया बच्चे का निर्माण होगा। तो ये जो परागकण था पुरुष वाला, ये उठ के किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा मादा के स्त्री मतलब मादा के वर्तिकाग्र वाले पार्ट में चला जाएगा। तो अब भाई ये परागकण उठ के इसमें जा रहा है, तो इसको कौन ले जाने वाला है, इसको ले जाने वाला हवा ले जा सकता है, हवा ले जा सकता है, पक्षी ले जा सकता है, किसी तरह ये चला जा सकता है ना। तो जैसे ही इसमें जाएगा तो यहाँ पर ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो पूरा ये यहाँ अंडाशय में चला जाएगा। अंडाशय में जब चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे फल का निर्माण होने लगता है ना, यानी कि बच्चे का निर्माण होने लगता है। तो ये देखिए अब मैं तो परागन क्या हुआ, परागन का मतलब हुआ, परागन मैं क्या बताना चाह रहा था, परागन का मतलब हुआ कि अगर पुरुष के परागकोश से, ये पुरुष का परागकोश है, इससे परागकण उठ के कहाँ चले जाए, मादा के वर्तिकाग्र में चला जाए, तो वही होता है आपका परागन। वही क्या होता है, परागन। मैं क्या बोला
कि अगर पराग कोश से परागकण उठ के मादा के वर्तिकाग्र में चला जाए तो वही क्या होता है, आपका परागण होता है। अब जो परागण कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से। अगर एक ही फूल में, अब चूंकि एक ही फूल में अगर दोनों हैं, मादा और पुरुष दोनों हैं, यानी कि नर भी है और नर भी है, मादा भी है। अगर एक ही फूल में ऐसा हो रहा है तो वो हो जाएगा स्वपरागण। अगर एक फूल में ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा पर परागण। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको यहाँ पर एक बार अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। स्वपरागण निम्नलिखित में किसमें संभव है। देखिए, स्वपरागण उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व, नहीं, अलग अलग समय का मतलब यहाँ यह हो गया कि भाई अलग अलग फूल है, एक ही फूल में स्वपरागण बोल रहा है ना। स्वपरागण मतलब एक ही फूल में होगा, एक ही फूल में जो नर वाला पार्ट होगा उसके पुंकेसर के परागकोश से आपका परागकण उठ के जाएगा मादा के वर्तिकाग्र में, एक ही फूल का। ये तो अलग अलग बोल रहा है तो ये नहीं होगा। उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते, बिल्कुल सही, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा सर, उभयलिंगी का मतलब क्या हो गया। उभयलिंगी का मतलब हो गया जिसमें मतलब ऐसा फूल जिसमें कि नर और मादा हो, उसे क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे। और जिस फूल में नर या मादा में से कोई एक ही है उसको बोलेंगे एकलिंगी। समझ रहे ना बात को। जिस फूल में नर और मादा दोनों होंगे, यानी कि नर हो गया पुंकेसर, मादा हो गया स्त्रीकेसर, जिस फूल में पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ हो उसको बोलेंगे उभयलिंगी फूल, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिस फूल में या तो नर हो या तो मादा हो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बाकी एक लिंगी का तो होएगा नहीं, तो स्वपरागण बोल रहा था, समझ गए ना। तो अच्छा बोल देगा पर परागण किसमें संभव है, तो पर परागण भाई एकलिंगी फूल में भी संभव है। पर परागण इसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, वो एकलिंगी फूल में भी संभव है। कैसे सर, एकलिंगी फूल, 2 एकलिंगी फूल ले लेते हैं, एक हो गया ये एकलिंगी फूल, ये हो गया एक एकलिंगी फूल। मान चलिए इस एकलिंगी फूल में नर हो और इस एकलिंगी फूल में मादा हो, तो इसका पुंकेसर, इसके मतलब ये जो है इसके परागकोश से परागकण उठ के इस ये मादा वाले में चला जाएगा, तो यहाँ संभव है। तो ये हो जाएगा आपका पर परागण। तो स्वपरागण हो गया एक ही फूल में और पर परागण अलग अलग फूल में। बात क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, ये होता है NaOH। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ये आपका क्या होता है, ये आपका कास्टिक सोडा भी होता है। मतलब ये बोला जा रहा है कि किस प्रोसेस से इसको तैयार किया जाए। देखिए, जो कास्टिक सोडा होता है ये आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी कि क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है। कैसे भाई, देखिए इसको लिया जाता है कि आपका जो है, आपका नमक जो है, आपका नमक को लिया जाता है इसमें, ठीक है ना। इसका जलीय विलयन को लिया जाता है। नमक का जलीय विलयन का मतलब क्या होगा कि नमक को जल में घोल रखे, है ना, यानी कि एक ही इसका एक्वास सॉल्यूशन नमक को। अब इसमें क्या मतलब, इसमें जल भी है। इसको क्या करते हैं मेरे भाई, चलो इसको ऐसा ही कर दो, है ना, H2 अलग से ही दे दो, यानी कि जल में इसको घोले हुए H2O। अब क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको हम यहाँ पर करंट देते हैं। क्या देते हैं, करंट देते हैं, ठीक है ना। करंट मतलब इसको विद्युत दिए, ठीक है ना। तो विद्युत देने से क्या होगा कि NaCl H2O क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन के बावजूद यहाँ क्या क्या बनता है, यहाँ बनता है मेरे भाई, देखिए Na जो है ये H2O जो आपका है ये टूट जाएगा, OH और H2 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, ये आप H2O जो है, H2O ये जब करंट इसमें दिया जाएगा तो H2 और ये OH में टूटता है, समझ गए ना। यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन सिंपल लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। हाइड्रोजन और OH में ये टूटता है, ठीक है ना। तो टूटने से फिर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Na जो है OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, दोनों पर एक ही चार्ज +1 - चार्ज था, तो ये बन जाएगा NaOH। क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा। प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस में ये Cl जो इसमें था ये भी आपका एक गैस के रूप में बनता है। तो देखिए फाइनली बना क्या क्या है, बना है आपका NaOH बना है, हाइड्रोजन बना है और क्लोरीन बना है। तो इस प्रोसेस को, तो NaOH यही बोल रहा है ना, कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो बोल रहा है कि किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। तो हमने इसको किस प्रक्रिया से तैयार किया, क्लोर एल्कली प्रोसेस से तैयार किया, क्लोर एल्कली प्रोसेस से तैयार किया, ठीक है ना। अच्छा, क्लोर क्यों बोल रहे हैं सर हम इसमें, क्लोर क्योंकि देखो क्लोरीन बन रहा है ना। और एल्कली सर क्यों बोल रहे हैं, एल्कली का मतलब होता है क्षारीय टाइप का, है ना। एल्कली का मतलब क्या होता है, क्षारीय नेचर का। तो देखिए NaOH बन रहा है तो ये आपका क्षारीय नेचर का होता है, समझ गए ना बात को। तो इसीलिए बोल रहे हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस,
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोइलेक्ट्रिक प्रोसेस। अच्छा सर, ये सॉल्वेबल प्रोसेस क्या होता है? अगर बोल देगा कि सॉल्वेबल प्रोसेस से क्या तैयार किया जाता है, तो बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा आपका सॉल्वेबल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। अच्छा सर, हैबर प्रोसेस क्या होता है? सी नंबर में है हैबर प्रोसेस, ये दफ्तरा कट गया है, सी नंबर हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस से सर क्या तैयार किया जाता है? हैबर प्रोसेस से आपका अमोनिया तैयार किया जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और सर संपर्क यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या तैयार किया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आपका H2SO4 तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? कि भाई अगर एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, अगर एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या देगा? ये देगा आपका सॉल्ट देगा, क्या देगा? सॉल्ट देगा प्लस में H2O देगा, यानी कि लवण देगा और जल देगा। अगर अम्ल को क्षार से विक्रिया कराएगा तो सॉल्ट H2 यानी कि लवण और जल देगा, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉमन सी बात होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो भाई साहब इसमें देखिए कि CH3COOH ये आपका क्या है? ये एसिड है, ये आपका क्या है? ये एक एसिड है। NaOH ये क्या है? बेस है। तो एसिड बेस मिल गया तो क्या बना है? CH3COON बना है, ये आपका एक साल्ट है और H2O जल है। तो ये तो बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दूसरा चेक करते हैं H2SO4। H2SO4 जो आपका है ये एसिड है और CaOH का होल 2 ये आपका क्या है? ये आपका एक बेस है, क्षार है। तो भाई अम्ल क्षार मिला, फिर से क्या यहाँ लवण बना, जल बना है। तो भाई ये भी आपका क्या है? ये भी आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। थर्ड चेक करते हैं Na2CO3 प्लस HCl। देखिए Na2CO3 जो है ये भी बेस की तरह ही कार्य करता है, ये भी बेस, मतलब ये बेस हो गया और ये HCl अम्ल हो गया। तो चाहे देखो, चाहे बेस और एसिड बोल लो या एसिड और बेस बोल लो, भाई तो एक ही बात हो ना, बात होगा कि नहीं? हम 4 + 5 9 होगा, तो 5 + 4 9 नहीं होगा, बात एक ही है ना, घुमा फिरा के बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्षार लिया गया, यहाँ पर अम्ल लिया गया। तो यहाँ पर देखिए लवण बना और जल बना, लेकिन एक्स्ट्रा CO2 बना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा CO2 बना है। तो CO2 बनने का नहीं है, CO2 जिसमें बन गया समझिए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया 100% नहीं बोलेंगे, 100% हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी ही करेक्ट हो जाएगा कि सी जो है मतलब पूरा जो है एक्यूरेसी के साथ 100% जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। बाकी डी नंबर जो है ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये साल्ट और वाटर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रिप्रेजेंट, यानी कि ऑप्शन A B D रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब A B D आपका 100% क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लेकिन सी नहीं है। सी आपका अगर देखा जाए तो ये आपका जो है मतलब कि कह सकते हैं कि ये मेटल कार्बोनेट हो जाता है। NaCO3 क्या होता है? मेटल कार्बोनेट हो जाता है। मेटल कार्बोनेट मतलब ये पर यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, शून्य होता है, किनारों के निकट अधिक प्रबल होता है, एक समान और परिनालिका का अक्ष के समांतर। ये आपका क्या है? ये आपका सोलेनॉइड है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ताकि अच्छे समझिएगा। ये आपका क्या है? सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड आपका क्या होता है? मतलब सोलेनॉइड ये देखिए जो पूरा दिखाया गया, ये आपका सोलेनॉइड, इस तरह से सोलेनॉइड बना सकते हैं। आप भी इसको बना सकते हैं। कोई आप एक मतलब कि नॉन कंडक्टर थिंग्स ले सकते हैं, इस पर आप तांबे की तार इस तरह से आप कर दीजिए, मोड़ दीजिए ना, मोड़ दीजिए, ये आपका सोलेनॉइड आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड को अब इसमें क्या करते हैं, इसको आप बैटरी से जोड़ दीजिए, इसको क्या करिए आप बैटरी से जोड़ दीजिए, है ना, और करंट प्रवाहित करिए, तो आपका वो सोलेनॉइड की तरह काम करने का मतलब ये सोलेनॉइड जो आपका है परिनालिका, इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा? चारों ओर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। जैसा कि आपका ऑस्ट्रेट साहब ने कहा था, ऑस्ट्रेट साहब ने कि कोई भी अगर आप कंडक्टर लेते हैं उसमें अगर करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड जो है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वही यहाँ पर भी होगा भाई। ये आपका सोलेनॉइड क्या है? कंडक्टर तो है ना, तो इसको हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो बैटरी से जोड़ रहे हैं, करंट जा रहा है उसमें, तो उसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये आपका एक तरह से मैग्नेट की तरह कार्य करने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके चारों ओर जनरेट होगा। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका है
बोल क्या रहा है कि परिनालिका के अंदर जो है, परिनालिका के अंदर जो आपका है ये जो रेखा है, क्वेश्चन क्या था मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो रहा है, ये सब देखिए, ये सब आपका चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, देखिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर जो है कैसी होती है। तो आप देख सकते हैं कि परिनालिका के अंदर जो आपको दिख रहा होगा ये एक समान है। परिनालिका के अंदर क्या है, एक समान है, प्लस में समांतर है। एक समान है सीधी रेखा में, प्लस में क्या है, समांतर। आप देख सकते हैं लाइन कुछ यहाँ पर एक समान है और क्या है, ये समांतर है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक समान और समांतर। क्या हो जाएगा, एक समान और समांतर, एक समान और समांतर। ठीक है, एक समान और समांतर। तो ऑप्शन ही देख लेते हैं डायरेक्ट हम, क्या है, तो ये आपका एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें और चीज़ पूछ रहे हैं कि अगर ये जो परिनालिका है, ये जो परिनालिका आपका है, ये जो परिनालिका आपका, इसमें जब करंट हम दे रहे हैं, इसमें अगर करंट जब दे रहे हैं तो करंट, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। समझ होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर इसमें एक नरम लोहा का क्रोट रख दे ना, अगर इसमें सॉफ्ट आयरन का क्रोट रख दे, तो वो आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। और ये कोई भी सॉफ्ट आयरन का क्रोड अगर इसमें रख देंगे, वो कैसा कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेट तक। ये नॉन परमानेंट होता है, मतलब जब तक इससे आप करंट दे रहे हैं तब तक वो कार्य करेगा। करंट देना बंद, वो जो क्रोड रखे हैं वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। तो आप ही बताइए, घरेलू परिपथ में क्या होता है, फ्यूज का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाते हैं। हम लगाते हैं भाई वोल्टता आपूर्ति को विनियमित करना, टू रेगुलेट वोल्टेज सप्लाई। नहीं भाई, वोल्टेज सप्लाई से इसका कोई मतलब नहीं है। धारा प्रवाह में वृद्धि करना, टू इंक्रीज करंट फ्लो। नहीं, इससे थोड़ी ना करंट, फ्यूज हम लगाएंगे तो उससे करंट बढ़ेगा, नहीं भाई, वो तो कितना आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। परिपथ में प्रतिरोध को कम करना, नहीं, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नहीं, अति भारण और लघु परिपथ को रोकना, यानी कि टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ये इसका मेन यूज है, किसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। कि भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज हम इसलिए लगाते हैं कि आपका जो है जैसे ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ, अति भारण इंग्लिश में बोलते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब आपका हो जाता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगा देते हैं, बहुत सारे उपकरण, जैसे कि उससे जितना उससे शक्ति आ, जितना उसका शक्ति एक्सेप्टेबल, सपोज दैट उसका शक्ति एक्सेप्टेबल है 50 वाट का, कोई सर्किट है, कोई करंट आ रहा है, मतलब पावर सप्लाई कहीं से आ रहा है, उसका शक्ति आपका 50 वाट का ही एक्सेप्ट करने का। आप क्या कर रहे हैं, उसमें 300-400 वाट का एक्सेप्ट मतलब उपकरण लगा दे रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना है मेरे भाई कि जो आपका है, जैसे आपका घर में 50 कितना आता है एम्पियर, जो भी एम्पियर आ रहा है आपका, जो 50 हार्ट्जर का, 50 एचजेड का आपका 220 वोल्ट और 50 एचजेड का आपका आता है ना करंट सप्लाई। तो उसमें से आप क्या कर रहे हैं, ऐसा है मतलब खतरनाक उपकरण लगा रहे हैं, हाई मतलब हाई पावर का, तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा। अरे करंट आ रहा, सपोज दैट करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, और आप उसमें टीवी भी चला रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, कूलर एसी सब चला रहे हैं, तो संभव है क्या, नहीं बोलते हैं ओवरलोड हो गया। भाई करंट बहुत कम आ रहा है और आप पूरा एकदम चला रहे हैं, तो कभी होगा क्या, नहीं होगा वो। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि अचानक जो है परिपथ से ज़्यादा धारा खींचने लगता है और एकदम ओवरलोड हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, आपका उपकरण खराब हो सकता है ना, फायर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। तो वही होगा ओवरलोडिंग, नाम से सस्ता है भाई, जितना लोड ले रहा है उसको उतना ही दोगे ना, आप ज़्यादा लोड दे रहे हो ओवरलोडिंग होगा ही होगा, ठीक है ना। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, इस शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि अगर मान चलिए कहीं गलती से कटा, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, जो सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉट वायर, हाँ, जो आपका लाल तार होता है इसमें करंट, मेंस वायर इसको बोलते हैं, हॉट वायर है ना, फेज भी बोलते हैं उसको। अगर मतलब कहीं वो कट फट गया और वो न्यूट्रल और वो कहीं आपस में सट गया गलती से, तो उससे क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगा, है ना। और उसके जस्ट आगे क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज रहता है, ताकि आपका जो है विद्युत फ्यूज वहीं पर गल के गिर जाए और कनेक्शन खत्म हो जाए घर में करंट का, जिससे क्या होगा, हानि बच सकता है। तो विद्युत फ्यूज बेसिकली इसी के लिए लगाया जाता है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग हो तो विद्युत फ्यूज क्या करेगा, वहाँ से गल जाएगा, टूट जाएगा, कनेक्शन पूरा हट जाएगा, जिससे घर में जो उपकरण है या जो भी चीज़ें हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचेगा। समझ गए बात को। तो विद्युत फ्यूज का ये हमारा क्या होता है, पर्पस होता है। और विद्युत फ्यूज को किस क्रम में लगाते हैं, इसको लगाते हैं सीरीज में,
श्रेणी क्रम में लगाते हैं, समझ गए ना। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, एक खत्म तो पूरा खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। लिंग जो है मतलब लिंग का मतलब सेक्स हो गया, पुरुष होगा कि महिला होगा, है ना, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है। वह ताप जिस पर निश्चित अंडे रही, देखिए मानव का बात हो रहा है तो अंडा का बात कहाँ से हो जाएगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मानव अंडा थोड़ी देता है, अंडे देकर बच्चा पैदा थोड़ी करता है। पर्यावरणीय संकेत एनवायरमेंट काउजेज नहीं, ये सब मतलब कोई नहीं है। आनुवांशिक रचना ये हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई, जेनेटिक पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। भ्रूण के भाग क्या बात है, द फैट ऑफ द एम्ब्रो, ये सब नहीं। तो जेनेटिक ये आपका क्या होता है, जेनेटिक दिखाएगा कि जेनेटिक का मतलब हो गया कि अगर मान चलिए पुरुष का एक्स वाई और मादा का एक्स है, यही होता है। पुरुष का क्या है, पुरुष का आपका, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है, पुरुष में आपका होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। अब ये डिपेंड कर रहा है कि एक्स एक्स से मिल रहा है या वाई एक्स से मिल रहा है। अगर एक्स एक्स से मिल रहा है तो एक्स एक्स यानी कि फीमेल हो जाएगा, मतलब लड़की जन्मेगी। अगर वाई एक्स से मिल रहा है यानी कि एक्स वाई हो जाएगा तो लड़का जन्मेगा। तो ये जेनेटिक डिपेंड कर रहा है ना, तो आनुवांशिक रचना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पाद कोशिकाओं, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पाद रीजेनरेटिव सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए हाइड्रा का मैं चित्र दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप हाइड्रा, ये आपका क्या हाइड्रा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रा में आपका बडिंग प्रोसेस होता है। बडिंग क्या, बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग भी, हाइड्रा में बडिंग भी होता है, प्लस में इसमें जो है इसमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रीजेनरेटिंग प्रोसेस कैसे होता है हाइड्रा में। एक बात पहले ध्यान रख लो कि हाइड्रा में दो तरह से प्रजनन होता है, एक तो बडिंग के द्वारा जिसको मुकुलन बोलते हैं, एक होता है रीजेनरेशन के माध्यम से जिसको पुनर्जनन अलैंगिक जनन की विधि बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हाइड्रा में दो तरह से होता है प्रजनन, बडिंग से भी होता है और रीजेनरेशन प्रोसेस से भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पेरेंट हाइड्रा हो गया, यानी कि जनक हाइड्रा का जनक कोशिका हो गया। इसमें देखिए क्या होता है, धीरे धीरे से कुछ क्या होते हैं, बडिंग निकलते हैं, इसको मुकुल बोलते हैं। यही धीरे धीरे ये बडिंग धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। एक समय ऐसा होगा ये खुद जब बड़ा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ये गिर जाएगा और ये नया हाइड्रा बन जाएगा, है ना। तो वही बात है कि रीजनरेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इसमें से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं गिर वगैरह भी जाएंगे ना, टूट वगैरह भी जाएंगे, कोई इसका अंग हाइड्रा का कोई अंग टूट फूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो वो कुछ समय बाद अपने आप को खुद से डेवलप करके अपने जैसा बना लेते हैं। तो रीजनरेटिंग प्रोसेस हो गया और बडिंग ये वाला प्रोसेस हो गया, है ना। तो अब आप ऑप्शन देख लो इसका, है ना, ऑप्शन देख लो इसमें। हाइड्रा विखंडन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिका का उपयोग करता नहीं, विखंडन इसमें नहीं होगा। विखंडन आपका अमीबा पैरामीशियम लिस्मेनिया वगैरह में होता है, ठीक है ना। हाइड्रा लैंगिक जनन, भाई लैंगिक जनन कैसे हो जाएगा, लैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ कि दो जनक चाहिए, यहाँ हाइड्रा एक ही जनक से पैदा हो जाता है, तो दो जनक का इसमें बात ही नहीं है, तो लैंगिक जनन का भी बात नहीं होगा, खत्म। हाइड्रा मुकुल द्वारा, बिल्कुल सही, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है, तो ये सही है इसका। हाइड्रा बीजाणु निर्माण नहीं, बीजाणु निर्माण में हाइड्रा नहीं, राइजोपस जो है वो बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से अपना संतान आगे बढ़ाता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता की तुलना में बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रतिरोध, जैसे मैं बता दूं यहाँ पर समांतर प्रतिरोध कैसे चित्र बनेगा मैं बताता हूँ। समांतर, ये आपका हो गया समांतर प्रतिरोध का मैं चित्र आपको बना रहा हूँ, ठीक है। समांतर प्रतिरोध तो कुछ इस तरह से आपका जो है समांतर प्रतिरोध का मैं बनाता हूँ, ठीक है। समांतर प्रतिरोध ये आपका क्या है साथियों, ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपका क्या है, ये एक समांतर प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, समांतर प्रतिरोध। समांतर प्रतिरोध में आपका पता है कि समांतर प्रतिरोध में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है, इसे बैटरी यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, ये बैटरी में लगा देता हूँ और यहाँ पर ये कुंजी लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका कुंजी बैटरी हमने यहाँ पर लगा दिया। समांतर प्रतिरोध में क्या होता है कि वोल्टेज जो है यहाँ से जो धारा निकलेगी, यहाँ से जो धारा निकलेगी आई, ये आपका जो है सभी प्रतिरोध, ये आपका R1 हो गया प्रतिरोध, ये आपका R2 हो गया और ये इसको आप R3 प्रतिरोध समझ लो, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। समांतर प्रतिरोध में क्या होता है कि जो धारा निकल रहा है, सपोजर इससे जो है इस बैटरी से 6 एम्पेयर की धारा निकल रही है, सपोजर तो 6 एम्पेयर की धारा निकल रही है, तो सभी प्रतिरोध में अलग अलग धारा जाएगी। इस प्रतिरोध में कुछ चले जाएगी, इस प्रतिरोध में कुछ चले जाएगी, इस प्रतिरोध में कुछ चले जाएगी, लेकिन वोल्टेज मान चलिए कि 12 वोल्टेज है ना, सपोजर कुछ मान लीजिए, हम तो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि वोल्टेज सभी में वोल्टेज समान जाएगी, इस प्रतिरोध में भी
इसमें सभी में वोल्टेज का मात्रा सभी प्रतिरोध में समान, लेकिन धारा की मात्रा सभी प्रतिरोध में समान नहीं, यानी कि विभवांतर, समझ रहे, पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम रहेगा, सभी रेजिस्टेंस में, लेकिन करंट नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये, क्वेश्चन आप देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना। यह शून्य होती है, शून्य कैसे हो जाएगी, तो ऐसे ही फालतू बकवास कर रहा है। यह प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कह रहा है कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है, प्रत्येक वोल्टता यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता की तुलना में बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है, यानी हम कह सकते हैं, यानी वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है। तो भाई सभी प्रतिरोध में समान जाती है, अभी तो जस्ट बोले हैं, अगर 6 वोल्ट का प्रोड्यूस हो रहा है वोल्टेज, तो सभी प्रतिरोध में 6 वोल्टेज ही जाएगा, समझ रहे बात को। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होती है, बिल्कुल सही बात है। वही अगर धारा पूछता, करंट के बारे में पूछता है, तो सभी में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। पीएच पैमाने में, एक मिनट, पीएच जो पैमाना होता है इसमें गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। देखिए पीएच जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर होते हैं। टोटल 0 से लेकर 14 तक इसका वैल्यू होता है। 0 अगर पीएच है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एकदम खतरनाक है ना, आदमी को जला सकता है। और 14 है तो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, क्षारीय, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है ना। तो गहरा नीला रंग जो आपका होता है, गहरा नीला रंग वो आपका दुर्बल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। गहरा नीला रंग जो है, इनके डार्क ब्लू, वो आपका दुर्बल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। एक बार इसका हम देख लेते हैं अच्छे से। ये आप पीएच स्केल देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई। देखिए ये टोटल आपका कितना है, ये आपका 14 तक है, देख सकते हैं ये कितना तक, 14 तक है। अगर 0 है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अगर 14 है तो बहुत ज़्यादा वो क्या है, बेसिक नेचर का, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं जो बैटरी होता है, बैटरी में क्या होता है आपका, कार के बैटरी में H2SO4 होता है, बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, डेंजर होता है ना। तो वो सब H2SO4 का पीएच वैल्यू लगभग 0 के बराबर होता है। वो आपका अगर वो डाइल्यूट है तो और ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये देख सकते सभी का यहाँ पर जो है, जैसे आपका स्टमक एसिड जो है, पेट में जो अम्ल होता है HCl होता है, उसका लगभग 1 से लेकर 1.5 के बीच में होता है ना। जो आपका पेट में कौन सा एसिड होता है, बायोलॉजी में मैंने आपको बताया होता है, वो स्टमक एसिड होता है, इसमें HCl होता है। पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl, जिसका पीएच रेंज जो है 1 से लेकर 1.5 तक हो सकता है, जो काफ़ी डेंजर होता है ना। लेमन आपका जो नींबू है, इसका भी पीएच मान आपका 2 से लेकर 2.5 तक हो सकता है। टोमेटो आपका जो है, अच्छा विनेगर जो आपका है, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, उसका पीएच मान 3 होता है, मतलब 3 के थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना। टोमेटो आपका, जिसमें टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, उसका पीएच मान 4 से 4.5 के बीच हो सकता है। और आपका कॉफ़ी देख सकते हैं, मिल्क देख सकते हैं ना, सभी का यहाँ पर जो है वाटर पूरा न्यूट्रल होता है। अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिल्ड वाटर है तो आपको पूरा न्यूट्रल होगा। ब्लड आपका लगभग 7.4 पीएच होता है ना। बेकिंग सोडा की बात करें तो ये 9 के रेंज में होता है। स्टमक टैबलेट ये आपका 10 के बीच में। अमोनियम सोल्यूशन जो आपका है 11 है ना। और आपका ये देख सकते हैं सोप साबुन आपका 12 के लगभग होता है। ब्लीच जो आपका 13 और 14 आपका ड्रेन क्लीनर, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा था, यहाँ देखिए कलर भी आप देख सकते हैं, कलर पूछा था, कलर तो पूछा था कि गहरा नीला कलर, क्या पूछा था, गहरा नीला कलर। तो गहरा नीला कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ना, ये गहरा नीला देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखिए ये गहरा नीला है। तो देखिए पीएच जो वैल्यू आपका होता है, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, अगर 8 है तो बेसिक हो गया, 9 है तो बेसिक हो गया, 10 हो गया, मतलब इधर जितना ज़्यादा सारा बेसिक हो गया। और अगर इधर बढ़ रहा है 7 से, अगर इधर की ओर बढ़ रहा है तो यानी कि वो आपका एस्केंडिंग ऑर्डर बढ़ रहा है बेसिक नेचर का, यानी कि 7 से जितना इधर चले जाओगे वो उतना ज़्यादा खतरनाक क्या होता जाएगा, क्षारीय होते जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्षारीय, प्रबल क्षारीय कौन हो जाएगा, 14, ठीक है ना। तो हमको पूछा कहता है गहरा नीला कलर, तो गहरा नीला कलर देखिए 10 और 11 के बीच, तो मतलब उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वीक बेसिक नेचर का, दुर्बल क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पुल दे कि पीएच विलयन में लाल कलर किसको दर्शाता है, तो खतरनाक यानी कि प्रबल अम्लीय, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑरेंज कलर का तो वो भी भाई प्रबल ही होगा, है ना। अगर थोड़ा सा इधर बढ़े यानी कि थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं लाइट ऑरेंज, फीका, है ना, फीका कलर अगर ऑरेंज में देखें तो ये आपका क्या है, थोड़ा वीक होते जाता है, थोड़ा वीक होते जाता है, समझ गए ना। यानी कि 7 से इधर जितना भी है वो सारा अम्ल का गुण दिखाएगा, और 7 से आगे इधर जाएगा तो क्षार का गुण दिखाएगा, समझ गए ना बात को। अगर पूरा येलो बोल देगा पीएच पर हमें येलो क्या दिखाएगा, तो भाई ये वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, है ना। अगर रेड बोल देगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक, ऑरेंज बोल देगा तो ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, है ना। अगर बोल देगा लाइट ऑरेंज मतलब हल्का संतरा कलर, नारंगी कलर, तो वो आपका दुर्बल क्षारीय में, क्योंकि भाई लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, हम तो उसको खाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो वो दुर्बल अम्ल होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है, दुर्बल क्षार, यानी कि वीक बेस सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी विद्युत पदार्थ से संयोजित, इसको देखते हैं, ठीक है ना, जब भी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबक क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है, इसकी व्याख्या फैराडे के नियम के द्वारा की गई। देखिए फैराडे का नियम क्या कहता है कि अगर आप कोई, फैराडे का नियम क्या कहता है, अगर आप कोई जो है, जैसे मान चलिए हमने एक कोई कुंडली बना लिया, कुंडली समझते हो, कुंडली का मतलब होता है कि कोई भी आप जो है तार लेके, तांबे के तार लेके ऐसे सिंपल जो है ऐसे गोल गोल बना दीजिए, या किसी चालक पर करके उसको, मतलब किसी अचालक पदार्थ पर उसको गोल गोल बना दीजिए, जैसे परिणाम लिखा है ना, उसी तरह समझो आप, ठीक है ना। तो इस कुंडली में, ये जो कुंडली हम बना दिए हैं चालक का, इस कुंडली में आप क्या करिए, यहाँ पर एक कोई चुंबक है, इस चुंबक का एक एन सिरा होगा, एक एस सिरा होगा। इस चुंबक को, अच्छा इसको जो आप गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए, इसके कुंडली के दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। इसमें आपका एक सुई होता है जो कि बताता है, अगर इस सुई में फ्लक्चुएट होता है तो मतलब इसमें आपका करंट आ रहा है ईएमएफ के वजह से। तो इस चुंबक को बार बार इसके अंदर घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, घुसाएंगे बाहर, क्या करेंगे, इसको अंदर घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, घुसाएंगे बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा, जब इसको बार बार घुसाएंगे बाहर निकालेंगे तो इसका जो ये चुंबक है, इसका चुंबक क्षेत्र होगा, भाई ये चुंबक है, इसका क्या होगा, चुंबक क्षेत्र होगा। तो इसको जब अंदर घुसाएंगे बाहर करेंगे, घुसाएंगे बाहर करेंगे, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, परिवर्तन होगा। बेसिकली इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से आपका हो जाएगा ईएमएफ मतलब यहाँ पर एक वोल्टेज की तरह समझ लीजिए, है ना। तो ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा भाई, आपका करंट आएगा, प्रेरित धारा, यानी कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे इस चुंबक को बार बार इसमें अंदर घुसाएंगे बाहर करेंगे तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ को मतलब वोल्टेज की तरह, समझे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आई थिंक इसका फुल फॉर्म होता है, मेरे को ध्यान नहीं है, यही होता है, वोल्टेज की तरह आप समझिए, क्या समझिए अभी आप, वोल्टेज की तरह। तो ईएमएफ क्या करता है, आपका ईएमएफ करता है प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा, यानी इंड्यूस करंट डेवलप करेगा। कौन, जब आप इस चुंबक को अंदर घुसाएंगे बाहर करेंगे इस कुंडली में, तो आपका प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है ना, इसमें फ्लक्चुएट, कभी ये इधर होगा, इधर इधर होगा। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर की सुई फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ी सी भी करंट इसमें आएंगी ना, थोड़ी सी भी करंट अगर इंड्यूस होगी इस कॉइल में, कुंडली में, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में फ्लक्चुएट देखने को आपको मिलेगा। ये मतलब इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, हिलना, हलचल इसमें देखने को मिलेगा ना, तो पता चल जाएगा कि आपका जो है धारा इसमें प्रेरित हुआ है। तो ये फैराडे ने बताया था, किसने बताया था, फैराडे ने, ठीक है। तो फैराडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल फैराडे, ठीक है ना। देखिए जो ऑरस्टेड साहब ने क्या लिया था कि अगर किसी चालक में करंट देंगे, किसी कंडक्टर में अगर करंट देंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट काम किया माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने क्या किया कि मैग्नेट दे के करंट प्राप्त कर लिया, ऑरस्टेड ने करंट दे के मैग्नेट प्राप्त किया, मैग्नेट का गुण प्राप्त किया, और माइकल फैराडे ने आपका जो है क्या किया, मैग्नेट दे के करंट प्राप्त किया, यानी कि जस्ट अपोजिट इसका कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मेथेन के दहन को निरूपित करती है। मतलब मेथेन का मतलब क्या यहाँ पर हो गया, एक कार्बनिक यौगिक, क्या हो गया, कार्बनिक कंपाउंड है ना। तो इसका मेथेन का अगर दहन कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए CH4O2 दहन करने के लिए ऑक्सीजन इज कंपलसरी, ऑक्सीजन आपको चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड हम कब बोल सकते हैं, जब आपका इसमें कहीं भी नहीं बोला गया, इसमें बोला क्या, इनकम्प्लीट कंबसन। अगर इसमें बोलता है कि मेथेन का इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण दहन, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता था। अगर क्योंकि इसमें नहीं बोला गया अपूर्ण दहन या पूर्ण दहन, तो आपको कंप्लीट कंबसन माना जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको देखिए CH4H2, भाई H2O कैसे आ जाएगा, CH4 के साथ H2O देंगे तो वो कंबसन थोड़ी होगा, वो जलेगा थोड़ी, ये तो गलत हो जाएगा। CH4 + O2, हाँ ये CH4 के साथ O2 देंगे तो CH4 कंबसन होगा, दहन होगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। CH4 के साथ Cl2 ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो चूंकि मेथेन का कंबसन कर रहा है तो ऑक्सीजन कंपलसरी है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओजोन परत का क्षरण, मतलब ओजोन परत की हानि मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है, भाई क्यों मनुष्य के लिए चिंता का विषय बन गया, अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी आएगी, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ओजोन जो परत, ओजोन जो लेयर है वो क्या हमें हेल्प, जैसे मान चलिए ये आपका जो है पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, ठीक है ना।
इसमें मतलब यहाँ पर आपका ओजोन डिप्लेशन है, मतलब ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर है। तो ये पृथ्वी है, हम लोग क्या करते हैं इसी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। मान चलिए यहाँ पर आपका क्या है, ये सूर्य है। तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है कुछ इस तरह से, ये मान सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है अल्ट्रावायलेट, वो बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, इसको बोलते हैं यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट, बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। इससे जो किरणें हैं वो डायरेक्ट आपके अगर त्वचा पर पड़े तो वो कैंसर का कारण बन सकती है, आँख में डायरेक्ट पड़े तो मोतियाबिंद का कारण बन सकती है। तो भाई इनसे बचाती कौन है, इसको पृथ्वी पर आने ही नहीं देती है कौन, ये ओजोन लेयर। तो अगर ओजोन लेयर की मोटाई में कमी आ जाएगी तो मनुष्य के लिए हानि हो जाएगी ना। सूर्य तो रोशनी डेली देता है कि नहीं, वो तो अपना रोशनी देने छोड़ेगा नहीं है। तो अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाएगी, इसकी जो मोटाई में कमी आ जाएगी तो मनुष्य के लिए हानिकारक ये है, ठीक है ना। क्यों हानिकारक है, क्योंकि देखिए यह हमें हानिकारक विकिरणों से संरक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा देता है। यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, यह पौधों को वृद्धि बढ़ाता नहीं, इसे जल प्रदूषण बढ़ता नहीं। हमारे लिए ये क्या बोल रहा है कि ओजोन परत का क्षरण है, ओजोन परत की मोटाई में कमी आएगी तो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है भाई, क्योंकि वो हमें सूर्य की जो हानिकारक किरण है उससे बचाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है। देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट देखिए, अमोनियम NH4Cr2O7, ये आपका जो है अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है। अब सर बोले कि सर ये कैसे आप लिख दिए इतना बड़ा सूत्र, हमें तो याद ही नहीं है ना। तो भाई सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई बेसिक चीज़ें है ना, उसमें आप जब बैच में आप आएंगे तो सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको डाउट रहने का बात ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए होता क्या यहाँ पर है कि Cr2O7 जो है इस पर चार्ज होता है कितना, इस पर चार्ज होता है -2 चार्ज होता है, और NH4 पर 1 चार्ज होता है। तो NH4 का 1 चार्ज Cr2O7 ले लेता है और Cr2O7 का -2 चार्ज अमोनिया ले लिया, इस तरह से ये बनता है, ठीक है ना। तो खैर छोड़िए वो बेसिक बातें हैं। तो कह रहे हैं कि इसको गर्म करेंगे, तो इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मैं आपको अच्छे से दिखा दें, जगह कम है, देख सकते हैं अलग से मैंने इसके लिए स्लाइड लिया है। NH4 to Cr2O7 ये सॉलिड होता है, इसको जब गर्म करेंगे यानी कि यहाँ हीट देंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस बनेगा और जल बनेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, ये खुद आप बना सकते हो, यही सब तो आपको अच्छे से सिखाया जाता है, जो कि आपको अलग से कोई भी जल्दी नहीं बताएगा। हमें पता है भाई इसमें जो कंपाउंड है, मतलब इस जो भी मेटल है, मेटल में बोल रहा हूँ, इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वही तो रिएक्शन होकर बनेंगे। इसमें देखा हमने कि अमोनिया है, यानी कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, तो यही सब तो बनेगा ना। तो क्रोमियम ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन बन गया और जल बन गया, तो ये तीनों बनेगा। इसका देखिए जो प्रोडक्ट बना है इसको बोले क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। तो इसका यूज क्या होता है, मतलब ये एक हरा ठोस पदार्थ होता है, ये क्या होता है आपका एक हरा ठोस पदार्थ होता है ना, और इसमें नाइट्रोजन गैस एक रंगहीन पहले जानते हैं, और वाटर गैस बनता है, ठीक है ना। इसे वोल्केनो रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपने स्कूल में बच्चों कभी आपने उसका सरकारी स्कूल में पढ़े हुए तो नहीं बताया होगा आपको। ये देखिए इसका वोल्केनो रिएक्शन, वोल्केनो ऐसे ही तो होता है, इसमें इरेप्शन जो होता है अपने कि फटता है ज्वालामुखी, ऐसे ही तो होता है। तो इससे जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके, वोल्केनो रिएक्शन, मतलब बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने में समझाया जाता है, देखो वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है उसमें, ठीक है ना। चलिए तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करें तो क्या बनेगा, क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और जल बनेगा, ठीक है ना। और ये क्रोमियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, हरा कलर का होता है, नाइट्रोजन गैस आपका रंगहीन होता है, और H2 आपका जल वाष्प वाटर वेपर के रूप में निकलता है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सीधा हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड, यही हुआ ना अभी जस्ट हमने देखा। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें आपका जो है, देखिए रेडॉक्स इसके नाम में स्पष्ट है, रेडॉक्स, रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, रेड का मतलब क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन को ही क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, और ऑक्स का मतलब हो गया आपका ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मतलब अपचयन हो गया और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, ठीक है ना। तो या उपचयन अपचयन बोल लो या अपचयन उपचयन बोलो, एक ही बात है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है हमेशा एक साथ होता है। अगर बोलते रेडॉक्स रिएक्शन क्या एक साथ होता है, बिल्कुल। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी अगर अपचयन हो रहा है तो उपचयन भी होगा। अब ये पूछ रहा है कि अपचयन क्या होता है, अपचयन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए जो अपचयन होता है, अगर किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो वो आपका क्या होगा, अपचयन होगा। वो आपका क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है ना। तो देख लो, अपचयन को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं भाई, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व की वृद्धि, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन की वृद्धि बिल्कुल सही, हाइड्रोजन की वृद्धि आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के ह्रास नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, अपचयन पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की वृद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मोहन एक कैफे में गया, देख रहे कैसा क्वेश्चन पूछा रहा है RBJ में। मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देखो भाई, मोहन एक कोई कैफे में गया है, उसने एक कोई पीने वाला चीज़ मांगा, कोल्ड ड्रिंक मांगा या कुछ भी मांगा, जूस मांगा, तो वेटर ने उसको क्या किया, एक गिलास में दिया। इस तरह से एक गिलास में दिया, और इस गिलास में क्या किया उन्होंने, एक गिलास में एक उन्होंने जो है एक पाइप दे दिया। थोड़ा इस तरह से पाइप इन्होंने जो है पीने वाला दे दिया, पाइप जो है पीने वाला इन्होंने दे दिया। ठीक है ना, इस तरह से मोहन को। तो मोहन पर्यावरण हितैषी है। पर्यावरण हितैषी का मतलब है कि वो पर्यावरण के बारे में हमेशा सोचता रहता है, पर्यावरण की देखभाल हमेशा करता रहता है। वो जानबूझकर पर्यावरण को गंदा नहीं करना चाहता। जहाँ भी देखता है कि कोई भी गंदा कर रहा पर्यावरण को, वहाँ उसको बोलता है। मतलब पर्यावरण हितैषी, इको फ्रेंडली टाइप का पर्सन है ना। वो गंदगी मतलब आज पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहता है। ठीक है ना, हमेशा साफ सुथरा की बात करता है, स्वच्छ रखता है। तो वो क्या सोचेगा, तो वही बोला है कि पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है। तो मोहन क्यों नहीं संतुष्ट है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ उसके पसंदीदा रंग नहीं थे। नहीं भाई, क्योंकि वो पर्यावरण हितैषी है तो उसके रंग से क्या मतलब है, ये बात गलत है। प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नकरणीय नहीं होते हैं और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। जो प्लास्टिक का गिलास दिया और स्ट्रॉ दिया, वो क्या है, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि अजैव निम्नकरणीय। क्या होता है, अजैव निम्नकरणीय होता है। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो मिट्टी में उसको दफना के, मतलब मिट्टी में वो लंबे समय तक बना रहेगा। मिट्टी में वो उनका जो है डिकम्पोज नहीं होगा, वो बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा। आप देखिएगा कि अगर आप प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को मिट्टी के अंदर जब मतलब गड्ढे करके डाल देंगे तो कुछ दिन बाद जो है मतलब वैसा ही रहेगा, जल्दी वो ख़त्म नहीं होगा, जल्दी वो उसका डिकम्पोजिशन अपघटन वो नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक बने रहेगा। तो वो मिट्टी के लिए क्या है, हानिकारक है, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो। अब चूँकि मोहन क्या है, पर्यावरण हितैषी है, तो मोहन क्या सोचेगा कि मोहन संतुष्ट नहीं है। वो क्यों संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अरे यार ये हमको प्लास्टिक में दिया है और उसका स्ट्रॉ भी प्लास्टिक है, ये यार हम पी के इसको फेंक देंगे, फिर वो वेटर कहीं और फेंक देगा मिट्टी वगैरह में, जंगल वगैरह में, वो लंबे समय तक मिट्टी में बने रहेंगे, जल्दी वो अपघटित नहीं होंगे, जो कि पर्यावरण के लिए क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जो आपके जैव निम्नकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल होंगे वो आपके क्या होंगे, मिट्टी में अपघटित हो जाएंगे। जैसे केले का छिलका, सब्जी का छिलका है ना, ये सब अपघटित हो जाएंगे, जो मिट्टी के लिए फायदेमंद भी होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया को डैश के रूप में दर्शाया जाता है। संयोजन का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल होता है कि दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू अगर एलिमेंट है या कंपाउंड है, रिएक्शन करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कितना बनेगा, एक ही प्रोडक्ट, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ ले लीजिए तो बनना एक ही प्रोडक्ट है। तो देख लो किसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें देख लो ऑप्शन नंबर ए में दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक AD बन रहा है, एक CD बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख लो ABC, यानी ABC। अब इसमें तो चूंकि एक ही लिया गया तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है, AB + C बना है ABC, यानी कि इसमें एक ही प्रोडक्ट बना है, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यही आपका था साथियों, है ना। जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कैसा लगा सेशन आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें लगभग 15, 16, 20 होगा, लेकिन चीज़ें जो मैंने बताई आपका वो 15 या 45 क्वेश्चन हो गए, समझ गए। डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने आपको बताया। इसी तरह से अब टारगेट सीरीज 3 आएगा, उसका आप इंतजार करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।